Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Faizan Noor and you are watching Economics TV. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग की जो ग्राफिकल अप्रोच है उसको इस्तेमाल करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जबकि हमें इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ना वो दी गई हों। इसमें जो हमारे पास प्रोसीजर होगा वो आलमोस्ट सेम होगा जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो है ना वो देखा था। यानी सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि हम जो इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको कंसीडर करेंगे और उनको एक फ़र्ज़ करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। यानी इसमें जब हम जो हमारे पास इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी कोरिस्पोंडिंग इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स बनाएंगे तो जो पहली कॉन्स्ट्रेंट है वो हमारे पास बनेगी 2y1 प्लस 3y2 इज़ इक्वल टू 36। जो दूसरी इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट है वो हमारे पास बन जाएगी 2y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 28। और जो थर्ड है वो हमारे पास बन जाएगी 8y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 32। अब यहाँ पे चूँकि हमने ग्राफिकल अप्रोच जो है वो डिस्कस करनी है, तो ग्राफिकल अप्रोच का मतलब ही यही है कि हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। यानी हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है उसको जब हम ग्राफ पे जो है ना वो ड्रा करेंगे तो उससे हमारे पास जो लाइन बनेगी वो पहली लाइन बनेगी। इसी तरह से जब सेकंड कॉन्स्ट्रेंट को हम ड्रा करेंगे ग्राफ पे तो सेकंड लाइन बनेगी, और थर्ड कॉन्स्ट्रेंट को जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो हमारे पास थर्ड लाइन जो है ना वो बन जाएगी। अब ये लाइंस बनाने के लिए साफ ज़ाहिर है कि हमें जो है ना वो इंटरसेप्ट चाहिए। यानी y1 का भी इंटरसेप्ट हमें चाहिए, y2 का भी इंटरसेप्ट चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो इंटरसेप्ट है वो हम कैसे निकालेंगे। अब साफ ज़ाहिर है, अगर आप ज़रा देखें इन इक्वेशंस को, इन कॉन्स्ट्रेंट्स को, तो जो पहली इक्वेशन है इसके अंदर y1 और y2 दिया हुआ है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी, थर्ड इक्वेशन में भी। तो इंटरसेप्ट दो हर इक्वेशन के अंदर हमें रिक्वायर है। तो वो इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं? एक हमें y1 का इंटरसेप्ट चाहिए, पहली जो रिक्वायरमेंट है, और फिर इसी तरह से हमें y2 का भी इंटरसेप्ट चाहिए हर इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। और ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि इन जब हम y1 का इंटरसेप्ट निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम y2 को ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे। और जब हम y2 का इंटरसेप्ट निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, y1 को ज़ीरो के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। बहुत इजी है। यानी अगर फर्स्ट इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन में हमने y1 का इंटरसेप्ट लेना है तो हम क्या करेंगे, इस y2 को ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे। जब इसे ज़ीरो अज्यूम करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी वैल्यू, पीछे रह जाएगा 2y1 इज़ इक्वल टू 36। इसी तरह से जब हम y2 का इंटरसेप्ट निकालना चाहेंगे तो हम इस y1 को ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये 2y1 वाला जो एक्सप्रेशन है ये ख़त्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 3y2 इज़ इक्वल टू 36। तो उसको सॉल्व करके हम y1 और y2 का जो है ना वो इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। चलें अब वो इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इन इक्वेशन 1 फॉर y1 इंटरसेप्ट पुट y2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी पहली इक्वेशन के अंदर y1 का इंटरसेप्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, y2 को ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो अज्यूम करेंगे। तो अगर इसको ज़ीरो के इक्वल अज्यूम करेंगे तो पीछे रह जाएगा 2y1 इज़ इक्वल टू 36। क्योंकि अगर ये ज़ीरो है, ज़ीरो 3 से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा y1 इज़ इक्वल टू 36 ओवर 2। ये आपस में कैंसिल आउट हुआ तो y1 हमारे पास बन गया 18, क्योंकि 18 टू ज़ा 36 होता है। तो हमारे पास जो एक इंटरसेप्ट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास, इन जो एक पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 18 वाओ ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक इंटरसेप्ट आ गया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर।
अब इसी तरह से इसी फर्स्ट इक्वेशन में हमें दूसरा इंटरसेप्ट चाहिए। तो दूसरा इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उसी तरह से हम कहेंगे कि इन इक्वेशन 1 फॉर y2 इंटरसेप्ट पुट y1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, उसी फर्स्ट इक्वेशन में अब हम y1 को 0 के इक्वल जो है ना वो करेंगे। तो साफ जाहिर है कि अगर ये y1 हम 0 कर लेते हैं तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 3y2 इज़ इक्वल टू 36। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 के साथ 36 कैंसिल आउट होगा, तो y2 बराबर बन जाएगा 12 के। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास बनेगी दूसरी लाइन 1 के अंदर, ये जो मैंने निकाली है वो बनेगी हमारे पास 0 वाओ 12। तो ये दूसरा हमारे पास जो है ना वो इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह लाइन 1 के अंदर, यानी हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर जो एक हमारे पास y1 का इंटरसेप्ट होगा वो 18 वाओ 0 होगा, और y2 का जो इंटरसेप्ट होगा हमारे पास वो 0 वाओ 12 होगा। अब इसी तरह थर्ड इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो y1 का इंटरसेप्ट लेने के लिए हम y2 के 0 के इक्वल जो है ना वो कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे कि व्हेन y2 इज़ इक्वल टू 0। तो y1 की वैल्यू क्या बनेगी, 2y1 इज़ इक्वल टू 28। तो ये जब आपस में कैंसिल आउट होगा तो y1 हमारे पास बन जाएगा 14। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल इंटरसेप्ट की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी 14 वाओ 0। यानी ये पहली वैल्यू y1 की है और दूसरी वैल्यू हमारे पास y2 की आ जाती है। और ये हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस सेट फॉर्म में हम लिखते हैं तो पहला एलिमेंट अमूमन x का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो हमारे पास y का होता है। अब इसी तरह से या पहला y1 का होता है, दूसरा y2 का होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसी तरह से हम दूसरा इंटरसेप्ट लेने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कि व्हेन y1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर y1 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 2y2 इज़ इक्वल टू 28। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y2 वुड बी इक्वल टू 14, क्योंकि 14 2s आर 28 होता है। तो हमारे पास जो दूसरा इंटरसेप्ट बनेगा दूसरी लाइन का वो बनेगा 0 वाओ 14। तो इस तरह लाइन 2 में हमारे पास जो दो इंटरसेप्ट बने हैं, एक है 14 वाओ 0 और दूसरा है 0 वाओ 14। तो ये लाइन 2 के हमारे पास जो है ना वो इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज़ 8y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 32। ऑन द सेम ग्राउंड्स यहाँ पे भी हमें इंटरसेप्ट चाहिए y1 का भी और y2 का भी। तो सबसे पहले हम y1 का निकालते हैं, तो उसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि y2 इज़ इक्वल टू 0। तो जब y2 0 के इक्वल होगा तो ये 0 हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 8y1 इज़ इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करें तो y1 जो है वो बन जाता है 4। तो एक इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास जो पहला इंटरसेप्ट आया वो बना 4 वाओ 0, यानी y1 4 है और y2 हमारे पास 0 है। फिर उसके बाद y2 का इंटरसेप्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि वेल y1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर y1 0 के इक्वल है तो ये रकम 0 हो जाएगी, पीछे हमारे पास जो 2y2 है ये बराबर आ जाएगा 32 के। इसको सॉल्व करें तो y2 हमारे पास बन गया 16। अब यहाँ पे जो दूसरा इंटरसेप्ट हमारे पास लाइन 3 का बनेगा वो बनेगा हमारे पास 0 वाओ 16। यानी यहाँ पे अब y1 0 है और y2 हमारे पास 16 है। तो लाइन 3 के हमारे पास जो इंटरसेप्ट बने हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 4 वाओ 0 ये y1 का इंटरसेप्ट आ गया, और दूसरा बना हमारे पास 0 वाओ 16 ये हमारे पास y2 का इंटरसेप्ट आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीनों जो है ना वो इंटरसेप्ट्स आ गए, मतलब लाइन 1 के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो भी हमारे पास आ गए, लाइन 2 के भी जो है ना वो हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए, और इसी तरह से लाइन 3 के भी जो है ना वो हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों इंटरसेप्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ जो है
वो बनाएंगे और वहाँ पे फिर फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा वो हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो फिजिबल पॉइंट्स होंगे वो हम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि उन फिजिबल पॉइंट्स में से हमारी कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम कहाँ पे होगी। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो मेन जब हम जाएंगे ग्राफ के ऊपर तो सिर्फ पॉजिटिव जो सेगमेंट होगा उसी को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि जो एक हमें दी हुई है कंस्ट्रेंट के अंदर ओवरऑल कंडीशन वो ये है कि y1 और y2 बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। चलें अब ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ग्राफिकली हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ना वो इस न्यूमेरिकल का जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि ये ग्राफ आप लोगों के सामने है और ये हमारे पास जो पॉजिटिव क्वाड है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने y1 को लिया हुआ है और वर्टिकल एक्सिस पे y2 को लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो तीनों हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स थी, चूँकि कॉन्स्ट्रेंट 1 थी, कॉन्स्ट्रेंट 2 थी और इसी तरह से कॉन्स्ट्रेंट 3 थी, उन तीनों के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो मैंने ऊपर टॉप पे जो है ना वो लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है उसके लिए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो साफ ज़ाहिर है L1 जो है ना वो कहलाएगी। तो L1 के लिए हमारे पास जो y1 का इंटरसेप्ट होगा वो 18 व 0 होगा और यहाँ पे चूँकि y1 को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया हुआ है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट जो मैंने ब्लैक के साथ एक डॉट लगाया है ये हमारे पास y1 का जो है ना वो इंटरसेप्ट आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास जो y2 का इंटरसेप्ट है लाइन 1 के लिए, वो उसकी वैल्यू है हमारे पास 0 वाव 12। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये बेसिकली 0 वाव 12 की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे ये 0 वाव 18 की वैल्यू थी चूँकि y1 का इंटरसेप्ट था, तो इसी तरह से जो y2 का इंटरसेप्ट है हमारे पास वो 0 वाव 12 है। अब अगर इन दोनों इंटरसेप्ट्स को हम एक लाइन सेगमेंट के साथ जो है ना वो ज्वाइन कर देते हैं या एक लाइन सेगमेंट के साथ अगर हम मिला देते हैं, तो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगी उसकी लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने इन दोनों इंटरसेप्ट को एक लाइन के साथ जो है ना वो मिला दिया है। अब इसको चले मैं L1 का जो है ना वो नाम दे देता हूँ और ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट को जो है ना वो इंडिकेट कर रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड हमारे पास जो लाइन है उसके इंटरसेप्ट्स की, तो उसमें जो पहला इंटरसेप्ट है यानी y1 का इंटरसेप्ट है वो है हमारे पास 14 वाव 0। तो ये y1 जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो 14 वाव 0 ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। जबकि जो y2 का इंटरसेप्ट है हमारे पास वो 0 वाव 14 है, तो ये y एक्सिस पे हम जाएंगे या वर्टिकल एक्सिस पे जाएंगे तो 0 वाव 14 जो है ये हमारे पास जो है ना y2 का इंटरसेप्ट आ जाएगा। और जब इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन सेगमेंट से मिला देंगे तो हमारे पास जो दूसरी कंस्ट्रेंट होगी उसकी लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। तो ये मैं वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई जो कि हमारे पास दूसरे कंस्ट्रेंट को जो है ना वो इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ पे साफ जाहिर है कि जब इक्वेशंस हमने लिखी थी तो उसमें हमने देखा था कि दोनों कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास जो वैल्यू थी वो ग्रेटर दैन ज़ीरो थी। यानी फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है उसमें भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो अपवर्ड राइट की तरफ जो है ना वो फिजिबल सॉल्यूशन आना था। तो अगर हम देखें तो ये पहली लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है तो इसकी राइट साइड आएगी, ये दूसरी लाइन है इसकी भी राइट साइड आएगी। यानी जो अपवर्ड सॉल्यूशन होगा ना, यानी ये जो मैं अगर थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं, ये वाला यहाँ से और फिर इसके बाद ये वाला ये जो किंक आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो किंक बन रहा है ये और फिर ये, इससे जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन जो है ना वो कहलाएगा। अब हम तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो तीसरी लाइन में हमारे पास जो पहला y1 का इंटरसेप्ट है दैट इज़ 4 वाव 0। तो ये हमारे पास 4 वाव 0 ये पड़ा हुआ है हमारे पास। और जो हमारे पास y2 का इंटरसेप्ट है दैट इज़ 0 वाव 16। तो ये हमारे पास 16 है। तो जब वर्टिकल एक्सिस पे जाएंगे तो 0 वाव 16 ये हमारे पास y2 का इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब इन दोनों को जो नए पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं एक लाइन सेगमेंट के साथ, तो हमारे पास जो थर्ड कॉन्स्ट्रेंट थी उसकी लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी और ये हमारे पास ये लाइन ऑलमोस्ट जो है ना वो बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ना उनकी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा होगा। तो जैसे कल मैंने मैक्सिमाइजेशन में बताया था कि हम लोएस्ट पॉइंट्स पे जाएंगे, लोएस्ट कॉर्नर पे जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे। और जब हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन यानी जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन का होगा। जैसे कि अपने इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने जा रहे हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का हो तो हम क्या करते हैं, हम टॉप राइट साइड पे जो है ना वो सोल्यूशन देखते हैं अपना। तो उसमें एक तो सोल्यूशन हमारा, अब इसको मैं ब्लू लाइन से करूँगा, एक ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारा, इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ। एक हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, इसको मैं पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। एक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं पॉइंट सी का नाम दे देता हूँ। और एक हमारे पास ये आ जाएगी जिसको मैं पॉइंट डी का नाम दे देता हूँ। तो ये हमारे पास चार सॉल्यूशन सेट्स जो है ना वो आ जाएंगे। ए, यहाँ पे जो ए, बी, सी और ये वाला हमारा डी, जिसमें ए और डी जो है ये कॉर्नर सॉल्यूशंस होंगे, जबकि बी और सी जो है ना वो हमारे फिजिबल रीजन में जो है ना वो आ रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है क्योंकि अप मोस्ट टॉप पे हमें यही पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब देखें ना, अगर इन दो पॉइंट्स को आप आपस में देखें, बी के लेफ़्ट साइड पे जो एक मैंने डॉट लगाया हुआ है तो वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, जबकि बी राइट साइड पे आ रहा है। इसी तरह से ये भी राइट साइड पे आ रहा है, L2 की बजाय L1, ये देखिए ये राइट साइड पे है। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का हो तो हम जो टॉप वाले पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0/16। इसी तरह से हमारे पास जो बी होगा, उस बी की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास बनेगी 1/13। यानी यहाँ पे जो बी की अगर हम बात करें तो ये 1/13 हमारे पास। साफ ज़ाहिर है ये 12 और 14 के दरमियान है, और इसी तरह से इधर हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास 1/13 जो है ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम सी की वैल्यू की बात करें तो सी पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 6 एंड 8। ये देखिए, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर से मिलाऊं और फिर इसी तरह से वर्टिकल परपेंडिकुलर से मिलाऊं तो ये देखें, तो सी पे हमारे पास y1 की वैल्यू 6 आ रही है और y2 की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। और जो पॉइंट डी है ये कॉर्नर सोल्यूशन है, इसमें 0/18 जो है ये हमारे पास जो है ना वो पॉइंट होगा। तो ये चार हमारे पास फिजिबल पॉइंट्स आ गए। पॉइंट ए जिसकी वैल्यू हमारे पास 0/16 है, यहाँ पे इसको चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो पॉइंट ए है इसकी वैल्यू है 0/16। इसी तरह से जो पॉइंट बी है इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/13। पॉइंट सी जो है इसकी वैल्यू है 6/8 और पॉइंट डी जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 0/18। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों जो हमारे पास पेयर्स हैं फिजिबल, इनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो है ना वो पुट करेंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है c इज़ इक्वल टू 3y1 प्लस 4y2। अब y1 की जगह पे पहला एलिमेंट, y2 की जगह पे दूसरा एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो c पॉइंट है वो ऐड करता हूँ। तो जो c पॉइंट है उसमें y1 6 है, y2 8 है। तो ये बनेगा c इज़ इक्वल टू 3 × 6 प्लस 4 × 8। तो ये बन गया 18 प्लस 32। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 50। साफ ज़ाहिर है कि जब 18 में आप 32 ऐड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट जो है ना वो 60 आ जाता है। तो अगर आप बाकी पॉइंट्स यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट डी उनको इसी तरीके से आप ऐड करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर तो उसका आंसर 50 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम ऐड करते हैं जी, चलें पॉइंट डी को ऐड करते हैं मिसाल के तौर पे ये देखने के लिए। तो पॉइंट डी को अगर हम ऐड करें तो पॉइंट डी क्या है हमारे पास, सी इज़ इक्वल y1 की वैल्यू 0 है, सॉरी 18/0 आएगा। ये गलती के साथ 0/18 आ गया है, ये 18/0 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस y1 की जगह पे हम 18 पुट करेंगे और दूसरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि y2 0 है। तो 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये देखें हमारे पास y1 का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास 3 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 3 बार 24 और 54। तो ये जो 54 की वैल्यू है ये 50 से ज़्यादा है।
तो चूंकि हमने कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो जब हम सी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी कॉस्ट मिनिमम आ जाती है जो कि 50 है। तो हमारे पास जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होगा, यानी हमारे पास ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन y1 और y2 का जो बनेगा, वो बनेगा कि y1 बार इज़ इक्वल टू 6 और y2 बार इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा, या हमारी कॉस्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। अब ए और बी आप खुद जो है ना वो पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद आप सेम रिज़ल्ट जो है ना वो ले सकते हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पे जो आइसोप्रोफिट लाइंस हैं वो ड्रॉ करते हैं। अब उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मैंने कल भी बताया था, उसका फार्मूला होता है -y1 ओवर y2, यानी ये हमारे पास नेगेटिव रेशो होती है y1 और y2 की। ये जो रेशो होती है, ये जो हमारे पास कोफिशेंट्स होते हैं y1 और y2 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, उनकी जो है ना वो नेगेटिव रेशो होती है। अब अगर हम कोफिशेंट्स की बात करें, या इस हम जो है ना वो y1 जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर इसको मैं दोबारा लिखूं तो वो है c इज़ इक्वल टू 3y1 प्लस 4y2। तो इसमें जो y1 का कोफिशेंट है वो हमारे पास 3 है, और y2 का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास 4 है। तो y1 का कोफिशेंट -3 मतलब हमारे पास है। तो ये देखें -3 की वैल्यू ये है हमारे पास, और जो y2 का कोफिशेंट है वो 4 है, तो 4 वैल्यू ये हमारे पास। ये याद रखिएगा कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना y2 के लिए, तो उस हिसाब से ये वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। और इसमें ये भी होता है कि हमेशा जो y1 का कोफिशिएंट होता है उसका साइन आप चेंज कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं मिलाऊँ आपस में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 3 से, और 4 से मैं इधर ले आता हूँ, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस पॉइंट को ऑरिजिन से जो है ना वो मिलाएंगे, और ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन से जो है ना वो होके गुजरेगा। तो ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ करता हूँ। तो ये एक हमारे पास लाइन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल हम लाइंस जो है ना वो ड्रॉ करें, यानी ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका स्लोप आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बिल्कुल पैरेलल जो है ना वो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, और ये जो लाइंस होंगी ये हमारे जो पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा उसमें से होके गुजरेगी। फाइनली जब हम ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये उसमें से, या उसको इंटरसेक्ट करते हुए, या उसमें से जो है ना ये हमारी लाइन जो है ना वो गुजरेगी। तो जब आप इसका इक्वली स्लोप जो है ना वो लेते हैं, तो इससे ये बात जो है ना वो क्लियर हो जाती है कि हमारा जो पॉइंट सी है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना वो कहलाता है। और इसमें चूँकि ये मेरा पैमाना भी शायद थोड़ा सा टेढ़ा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू आपकी जो है ना वो सी आ जाएगी, जो कि ऑप्टिमल जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा y1 और y2 का होगा, जहाँ पे हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो मिनिमम जो है ना वो हो जाएगा, या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर हो जाएगा, जिसको हम ऑलरेडी न्यूमेरिकली जो है ना वो सॉल्व कर चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। इसके साथ ही हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल अप्रोच का एक पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह सिंप्लेक्स मेथड जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। उसके भी दो जो है ना वो लेक्चर्स बनेंगे, तो मैं ट्राई करूँगा कि कल तक उनमें से कम एक लेक्चर लाजमी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। टिल नाउ दिस इज़ एंड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।